हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपके पिछले क्लास में फिज़िक्स के पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। परावर्तन कंप्लीट हो गया था, प्रकाश का अपवर्तन हमने शुरू किया था। इन शॉर्ट आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में क्या था कि अगर कोई एक परावर्तक तल है, दो मीडियम है, सपोज मीडियम 1 और एक मीडियम 2, कोई प्रकाश किरण कहीं से आती है, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कोई प्रकाश किरण अगर आ रही है तो ये आपतित किरण हो गई। ये दूसरे माध्यम में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ हट जाती है। इसका मूल मार्ग तो ये हुआ, अपने मूल मार्ग से कुछ हट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें ये आपतित किरण हो गई, या अभिलंब हो गया, ये आपकी क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ए ओ बी, एन एन डैश। तो ए ओ आपतित किरण, ओ बी अपवर्तित किरण, एन एन डैश क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अपवर्तक तल हो गया। अब इसमें ये आपका आपतन कोण है आई, और ये वाला कोण आपका अपवर्तन कोण आर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रकाश किरण आपकी मूल मार्ग से हटना है, वो अभिलंब के पास भी आ सकती है, अभिलंब से दूर भी जा सकती है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये मीडियम्स पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, तो उस पर आधारित होगा। तब हम लोग करेंगे कि वो किधर की ओर हट रही है। इसके बाद हमने आपको दो नियम बताए थे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम था कि किसी विशेष रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पारदर्शी माध्यमों के लिए, पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का साइन में एक निश्चित अनुपात होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण। उसका साइन, ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन हम यूज़ करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर जो था वो एक नियतांक था। ये नाम हम लोगों ने यूज़ किया था। इस नियम को हम लोग क्या कहते थे, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगर आपसे स्नेल्स लॉ पूछा जाए तो आपको यही बताना। अब यहाँ तक हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब ये नियतांक क्या होता है, नियतांक को हम लोग यहाँ पे n से लिखते हैं। कुछ बुक्स में आपको इसको म्यू से लिखा जाता है, म्यू, ठीक है। तो ये जो n आपका है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। और यहाँ पर ये जो n है इसको हम 1n2 भी लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पे ये आपका एक नया वर्ड जुड़ा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब आप देखिए, तो अब हम लोग अपवर्तनांक की यहाँ पे परिभाषा पढ़ेंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। माध्यम का अपवर्तनांक, अब प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। आपका प्रकाश की चाल अगर हम वायु या निर्वात में कहें तो c से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी मैक्सिमम चाल है। और जैसे जैसे माध्यम आपका सघन होता जाएगा उसकी चाल जो है वो घटती जाएगी। जैसे अक्सर आपने देखा है, आप साइकिल चलाते हो, कहीं सुनसान जगह पे है तो आप तेज़ साइकिल चलाते हो, कहीं भीड़ भाड़ आ जाती है तो कम हो जाते, ब्रेक लगा लेते हो, धीमी साइकिल चलाते हो। वैसे ही प्रकाश भी जो है वो अगर ऐसा माध्यम है जहाँ पर माध्यम के कण बहुत दूर दूर हैं तो वहाँ पर उसकी चाल अधिक रहेगी। वो माध्यम हमारा क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग माध्यमों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पहले माध्यम के बारे में पढ़ लें कि सबसे पहले क्या माध्यम है, विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम का मतलब हुआ कि वह माध्यम जहाँ
प्रकाश की चाल सापेक्षतया अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं, रेयरर मीडियम। और एक होता है सघन माध्यम। सघन मतलब डेंसर मीडियम। तो उसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर वह माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल सापेक्षतया कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो। तो जैसे हमें बताया भी हमने कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वो सघन माध्यम हो गई और खाली जगह जो है वो विरल माध्यम हो गई। तो इसका मतलब सघन माध्यम में जो होंगे माध्यम के कण पास पास होंगे और विरल माध्यम में जो होते हैं माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से ठोस द्रव गैस की बात अगर हम करें तो ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रवों में उससे कम और गैस में उससे कम। तो इसका मतलब ठोस जो हुआ वो सबसे ज़्यादा सघन हुआ, द्रव जो हुआ वो उससे कम हुआ और गैस जो हुई वो सबसे विरल हो गई। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी सघनता, है ना, और ये हो गई आपकी विरलता। और एक कंडीशन और है यहाँ पे, अभी हमने आपको पहले बताया था कि प्रकाश किरण जो होती है दूर और पास की कंडीशन जो होती है, तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर होती है। तो इस माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है और सघन माध्यम में, इस माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अच्छा, हम लोग फिज़िक्स में जो 3 माध्यम यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, एयर यानी ए, वाटर यानी जल और ग्लास यानी जी। तो अगर इन तीनों माध्यमों की बात करें तो सबसे विरल जो है वो कौन सा माध्यम हो गया, सबसे विरल जो हुआ वो आपकी कौन सी हो गया, एयर हो गया। और सबसे सघन कौन सा हो गया, सबसे सघन वो कौन सा हुआ, ग्लास हुआ, कांच हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम माध्यमों में बात करें तो कहेंगे कि जो वायु है, वायु और जल में, जल जो हुआ वो सघन हुआ, जल और कांच में, कांच जो हुआ वो सघन हुआ, और वायु और कांच में कांच सघन। तो इसका मतलब जल जो है अगर वायु के साथ लिया जाएगा तो सघन होगा और अगर कांच के साथ लिया जाएगा तो वो विरल की तरह से होगा। तो अब हम लोग आते हैं माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो अब यहाँ पे जो है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब किसी माध्यम का अगर हमें अपवर्तनांक चाहिए तो किसी के सापेक्ष चाहिए तो हम लोग कहेंगे कि पहले प्रकाश की चाल के आधार पर हम लोग लिखेंगे कि किसी माध्यम में किन्हीं 2 माध्यमों कर लेते हैं ना,
तो ऐसा करते हैं, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी अगर हम 1 and 2 लिखते हैं, 1 and 2 अगर लिखेंगे तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 अपॉन v2। 1 and 2 क्या है हमारा? 1 and 2 है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और v1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और v2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से हम देखें तो हमारे पास 1 जो आ गया है वो आपका क्या आया? 1 and 2 बराबर v1 अपॉन v2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों चालें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऊपर भी उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड कट गया, तो इसका मतलब जो अपवर्तनांक होता है वो एक शुद्ध निष्पत्ति होती है। शुद्ध निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब अनुपात होती है। इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक क्या है? कुछ नहीं होता। अब हम लोगों ने अभी सघन विरल हमने देखा था। अभी आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये आई, आपतित किरण है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। और एक कंडीशन हमने आपकी बनाई, ये आ रही है और ये अभिलंब के पास आ रही है। तो अब आप इसमें बताइए कि कौन सा सघन कौन सा विरल है। इसमें पास है, इसमें दूर है, तो इसका मतलब ये माध्यम हमारा क्या हो गया? सघन। और ये माध्यम क्या हो गया? विरल। इसमें क्या है? ये वाला पास दूर है, ये वाला पास है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? विरल। और ये माध्यम कौन सा हो गया? सघन। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सघन माध्यम में जो कोण बन रहा है वो कम होता है, विरल माध्यम में कोण ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सघन माध्यम का कोण कम तथा विरल माध्यम का कोण अधिक होता है। ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे कि सघन माध्यम की में प्रकाश की चाल कम होती है, पर सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होता है तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता। ठीक है। अब आप यहाँ से हम एक परम अपवर्तनांक लिखते हैं। परम अपवर्तनांक में क्या होता है कि हम लोग जो अपवर्तनांक लेते हैं वो वायु के सापेक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे ये वायु के सापेक्ष, अगर हम किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंगे तो वो परम अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये n क्या है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। c क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इससे हम देख सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब कि माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम में
प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, यानी सघन माध्यम। अब परम अपवर्तनांक की अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक परम अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात परम अपवर्तनांक कहलाता। अब बच्चों इतना पढ़िएगा, इतने को रिवाइज अच्छे से कीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू बच्चों।